आने वाला है, तो उसके लिए सारी चीज़ें देखनी है। तो अब पहले उसकी बेसिक्स देखनी होंगी और उसके बाद हमारे पास आएगा कि भाई हमने किस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है डायनामिकली। तो पहले बेसिक्स क्लियर करनी होंगी और सेटअप कि किस तरीके से हम सेटअप करते हैं। तो वो क्या है, PHP। तो हमारे पास PHP की सबसे पहले एब्रीवेशन क्या है, तो एब्रीवेशन की बात अगर की जाए तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले PHP की एब्रीवेशन लिख दूँ नोट पैड पर, तो क्या है हमारे पास, PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये हमारे पास PHP की एब्रीवेशन है। और इसके बाद PHP हमें कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने देखा था कि XAMPP हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑन कर रहे होते थे चीज़ें, हम MySQL यूज़ करने के लिए MySQL को ऑन करते थे और सर्वर हमारे पास रिक्वायर्ड था, तो वो सर्वर हमें XAMPP ही प्रोवाइड कर रहा था अपाचे की सूरत में। तो और उसमें पोर्ट हमारे पास चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास PHP कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो PHP हमने जैसे कि वेबसाइट पे देखा था, अगर हम XAMPP की वेबसाइट XAMPP डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें थी और इसके पैनल पे भी मौजूद हैं। अगर इसके पैनल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी इंट्रोडक्टरी पार्ट मौजूद है कि भाई आपके पास आपको PHP डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि XAMPP प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमें यूज़ करना है, सिर्फ हमें चीज़ें देखनी है, कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो पहले सबसे पहले हर चीज़, हर लैंग्वेज की बेसिक्स, फिर उसके बाद एडवांस। तो पहले बेसिक्स देखनी है। तो अब हमारे पास सबसे पहले चीज़ ये आ जाएगी कि भाई हमें चलाना कहाँ है PHP को। अब हम PHP को ऐसे नहीं चला सकते कि हमने यहाँ पर क्या की, एक फाइल फोल्डर बनाया और यहाँ पर क्या की, फाइल बनाई और उसको डायरेक्ट गूगल पे लाइव सर्वर से कर लिया। लाइव सर्वर था वो, हमारे पास प्रॉपर्ली सर्वर नहीं है, वो लाइव सर्वर है। वो सिर्फ HTML को चला सकता है, CSS को चला सकता है, बूटस्ट्रैप को, लेकिन PHP को बाकायदा क्या ज़रूरत है, PHP को डायनामिकली ज़रूरत है सर्वर की। तो वो सर्वर फिर क्या होगा, सर्वर फिर किस लिए यूज़ होगा, अपाचे PHP को चलाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें एक अलग जगह पे ले जाके रखना पड़ेगा अपना फोल्डर, और वहाँ से हम लोकली टेस्ट कर सकेंगे कि हमारी PHP सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो वो कहाँ पर रखना होगा, हम जाएंगे C पे, जहाँ तुम्हारा XAMPP इंस्टॉल है। अब ये C पे किया है यहाँ पर कहीं पर भी, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो XAMPP का फोल्डर तुम्हें सबसे लास्ट में नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और XAMPP के अंदर आकर तुम्हारे पास तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs का। तो htdocs का फ़ोल्डर वो फ़ोल्डर है जहाँ पर PHP के सारे फोल्डर्स प्लेस किए जाते हैं और जहाँ पर तुम उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो अभी मैंने जो PHP इंट्रो का फ़ोल्डर है वो यहाँ ले जाके रख दिया, ये मेरे सर्वर पे रखा हुआ था, मैंने यहाँ पेस्ट किया। क्यों, वजह यही है कि मैं ऐसे ही चला ही नहीं सकता सर्वर से ऑन करके, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड चलाता था या फिर कोई भी कोड चलाता था, लेकिन PHP को चलाने के लिए मुझे आना पड़ेगा htdocs फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये थी। और उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर, और उससे पहले एक और चीज़ कि अगर बैक आए तो हमारे पास देखो यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स हैं XAMPP के अंदर। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, अपाचे सर्वर, सब चीज़ें, MySQL। तो तुम्हें फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, MySQL का भी एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, उसके अंदर तुम्हें सारी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से पर्ल का भी है, जो कि पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट के लिए। तीसरा तुम्हें नज़र आ रहा है PHP, जो कि तुम्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये जो तुम्हारे पास पूरा फोल्डर है, ये किसकी सपोर्ट में, ये तुम्हारी सपोर्ट में है कि भाई तुम्हारी PHP प्रॉपरली XAMPP के थ्रू इंस्टॉल्ड हुई भी है, तो तुम्हें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके आगे देखें, अब इसके आगे बात आती है कि भाई हम यहाँ पर देख लें कि PHP में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर एब्रीवेशन की बात कर ली कि PHP क्या है, एब्रीवेशन हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसके बाद PHP जो है वो क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सही, तो स्क्रिप्टिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, स्क्रिप्टिंग का वर्ड इसलिए यूज़ होता है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट और कुछ लैंग्वेजेस के साथ ऐड होता है।
जावास्क्रिप्ट में क्या था, वो थी हमारी क्लाइंट साइड। तो डिफरेंस है यहाँ पर, सर्वर साइड का मतलब है इसको सर्वर रिक्वायर्ड है, क्लाइंट साइड का मतलब है क्लाइंट की हद तक जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास मौजूद हैं, वो फ्रंट एंड पे नज़र आ रही है। सर्वर का मतलब कि अब ये डेटाबेस के साथ इन्वॉल्व होगी, डेटाबेस के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है डायनामिकली प्रोसेस करना, तो वो PHP को इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन आगे स्क्रिप्टिंग क्यों है, स्क्रिप्टिंग का रीज़न तुम्हें जावास्क्रिप्ट में भी पता चल गया था कि जावास्क्रिप्ट जो चल रही होती है वो कैसे चल रही होती है, विद इन HTML, यानी कि HTML के साथ अंदर इन्वॉल्व होके भी चल रही होती है और बाहर भी। तो इसी तरीके से PHP का भी यही प्रोसेस है कि तुम PHP को HTML के अंदर कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये पॉइंट है स्क्रिप्टिंग का कि भाई वो हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML के साथ कहीं पर भी इन्वॉल्व होकर इंक्लूड की जा सकती है, सारी लैंग्वेजेस ऐसे नहीं होती। C# की बात की जाए, C++ की, तो उसके लिए प्रॉपर एक हमें क्या चाहिए, एक कंसोल चाहिए जहाँ पर चलाया जाता है वो कोड। तो यहाँ पर अब हम आते हैं, अब आ जाते हैं सिंटेक्स के ऊपर। हमने बेसिक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, तो यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स पे आ गए हम, कोड स्पेस डॉट किया हमने यहाँ से और इसको खोल लिया हमने, ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो अब वही चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या है कि तुम HTML में HTML की एक्सटेंशन लगाते थे। अब यहाँ पर PHP के अगर काम करना है तो तुम्हें PHP की एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगी, और उसका लोगो जो है तुम्हारे पास वो एलिफेंट सिंबल का आ रहा है तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास लोगो मौजूद है। तो ये इसकी पहचान है कि भाई तुम्हारी फाइल जो है वो PHP की बनी हुई है, सही है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पर कैसे डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल। सबसे पहली कहानी यही आती है ना कि हमने जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करी थी कि भाई हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। अब वेरिएबल को इतना डिटेल में समझना ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल यूँ स्टोर्ड होता है, वो सब समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल और उसमें इनिशलाइज कैसे की जाती है वैल्यू। तो अब उसके लिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर मैं आ जाऊँ सबसे पहली फाइल में main.php में, और इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर पूरा वो जो डॉक टाइप है, बॉयलर प्लेट है, वो ये रहा। अब तुम जब यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो कैसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे। जैसे हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाते थे, ऐसे ही करते थे। अब PHP की बात है तो PHP का ऐसे टैग नहीं लगेगा इस तरीके से, PHP के अंदर कुछ डिफरेंट तरीके से होगा काम। PHP में ऐसे टैग नहीं लगेगा। PHP में कैसे काम होगा, PHP में जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है कि तुम्हें अगर टैग लगाना होगा और PHP को इन्वॉल्व करना है HTML की फ़ाइल में, किसी भी फाइल में, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ इस तरीके से करना होगा। क्या करना होगा कि टैग लगाया तुमने $PHP, तो ये तुम्हें खुद रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई ये टैग बन रहा है, तो ये डिफाइन टैग है कि भाई ये PHP के अंदर समझा जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से किया, और इसको क्लोजिंग ऐसे होगी कि हमने यहाँ पर $, लगाया और उसके बाद राइट एंगुलर ब्रैकेट सॉरी, तो यहाँ पर लगा दिया। तो ये अब इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी कोड करूँगा मैं, जहाँ भी मैंने टैग लगाया, मैंने यहाँ पर टैग लगाया और इधर आ गया, तो अब मैं इधर भी PHP का कोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर टैग लगाया, यहाँ पर भी कोड कर लूँ, ऊपर टैग लगाया, ऊपर भी। तो यानी कि कहीं पर भी तुम टैग लगा के यूटिलाइज कर रहे हो HTML के दरमियान में, तो इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। स्क्रिप्टिंग की पहचान यही है। तो अब यहाँ पर देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर ली जाए तो कैसे होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर कोई वैर का कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बार बार जावास्क्रिप्ट से रिलेट करके बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, यहाँ पर इस तरीके से करते थे कि हम यहाँ पर वैर और उसके बाद कोई वेरिएबल का नाम लिखते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर PHP के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के अंदर कैसे करते हैं हम वेरिएबल, इस विद स्टार्ट ऑफ डॉलर का साइन जो है, तो डॉलर का साइन लगाना है और उसके बाद किसी भी वेरिएबल का नाम लिखना है, सही। और यहाँ पर भी कोई टाइप स्पेसिफिक नहीं है, ये खुद डायनामिकली अंडरस्टैंड करता है कि भाई कौन सी डेटा टाइप
मौजूद है। तो आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, इंटीजर नंबर डाल रहे हो, फ्लोट डाल रहे हो, तो इस वेरिएबल के अंदर वो ऑटोमेटिकली गेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली स्टोर करेगा। तो यहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, जो कि तुम्हारे पास क्या हो, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल हो कि भाई कौन सी डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप मैं नहीं बता रहा, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं डायनेमिक वेरिएबल्स। अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज़ डायनेमिक वेरिएबल, तो अब डायनेमिक वेरिएबल में तुमने ये बताना है कि जहाँ पर मैं टाइप स्पेसिफिक नहीं होता। क्या चीज़? जहाँ पर मैं टाइप स्पेसिफिक नहीं होता, मैंने वेरिएबल बता दिया, उसके बाद जो डेटा स्टोर करूँगा उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। मैंने डेटा यहाँ पर रखा, तो अब डेटा जैसा था वैसा वेरिएबल कंसिडर किया जाए। तो डेटा मेरा स्ट्रिंग था, तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा। मैंने इंटीजर डाला, तो ये वेरिएबल इंटीजर कन्वर्ट। तो बाकी लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं टाइप स्पेसिफिक होता है। सी शार्प के अंदर जैसे क्या होता है कि मैं यहाँ पर मुझे ये करना पड़ता है, तो उसको ऐसे समझ पाओगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रिंग, तो अब इसका मतलब है ये टाइप स्पेसिफिक हो गया कि मैंने बोला कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग का ही होने वाला है। अब कुछ और रखोगे तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं स्टोर्ड होगी, तो ये टाइप स्पेसिफिक कहलाती है चीज़। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं हमने ये नहीं लिखा, तो इसका मतलब है क्या है ये अगर ये है तो इसका मतलब है तुम्हारा क्या है, ये डायनामिक वेरिएबल। तो तुम डायनामिक वेरिएबल को ऐसे बता सकते हो, उसकी डेफिनेशन नॉट अ टाइप स्पेसिफिक, टाइप स्पेसिफिक नहीं होता। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप का डेटा स्टोर किया है, सही है। यहाँ पर हमने ये स्टोर किया है स्ट्रिंग में, इंटीजर और फ्लोट, सही। अब फ्लोट बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट जहाँ पे आता है वहाँ पर फ्लोट वैल्यू कंसिडर होती है। अब डिक्लेयर कर दिया तुमने, इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पर एक चीज़ भाई याद है, इनिशियलाइजेशन का वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ या फिर डिक्लेरेशन का वर्ड बोल रहा हूँ, तो वो याद है? शायद बताओ भाई, इनिशियलाइजेशन किसको बोलते हैं? इनिशियलाइज मतलब उर्दू में कैसे बोलोगे कि आशिफ पुकारना तो नहीं होगा। माविया तुम्हारे पास आ रही है डेफिनेशन? भाई वो स्टार्ट इनिशियलाइजेशन वो दूसरा होता है। बस इनिशियलाइजेशन का मतलब दोबारा सुन लो, इनिशियलाइजेशन का मतलब है किसी वैल्यू को रखना, कि मैंने अगर ये वैल्यू इसके अंदर असाइन करी है तो इसका मतलब है मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, सही। डिक्लेयर का मतलब क्या होता? डिक्लेयर का मतलब होता कि मैं सिर्फ क्या करता, मैं सिर्फ स्पेस क्रिएट करता। अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पर इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये अगर मैंने किया है तो मैंने वेरिएबल बनाया लेकिन इसकी वैल्यू असाइन नहीं करी है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो भाई ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये लैंग्वेजेस का पार्ट होती हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर ये तुम्हारा बीच में, तो अगर मैं इसको लगा के मैं बोलूँगा तो अभी ये क्या है, ये अब याद रख लो, दोबारा रिवीजन कर लो कि ये कहलाती है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है सिर्फ क्या किया है, सिर्फ तुमने वेरिएबल लिखा है, उसके अंदर वैल्यू नहीं असाइन करी। अगर वैल्यू असाइन कर देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पर क्या किया है, इस लाइन में तुमने क्या किया, तो तुम बोलोगे कि भाई डिक्लेरेशन भी करी है और उसके साथ साथ मैंने इनिशियलाइजेशन भी करी है, दोनों चीज़ें करी हैं। मैंने वैल्यू भी डाल दी है और लिख भी दिया वेरिएबल। तो दोनों चीज़ें जब कर रहे हो तो ये चीज़ है, ये क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन, सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है पीएचपी के अंदर। अब बात आती है कि वेरिएबल को दिखाना कैसे, किसी भी चीज़ को दिखाना कैसे। तो ये तो तुम्हारी प्रोजेक्ट में, कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर जगह यूज़ होने वाला है कि तुम्हें हर जगह इस्तेमाल करना होगा। जब डेटाबेस भी आ जाए तो वैल्यू दिखेगी इसी की मदद से। तो हम क्या करते थे, हम अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो क्या यूज़ करते थे भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
तो जावास्क्रिप्ट तो अभी हमें एडवांस जावास्क्रिप्ट में भी ये इस्तेमाल किए सारी चीज़ें। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था कि हम किसी भी चीज़ को गूगल क्रोम पे ब्राउज़र पे हम दिखाना चाहें तो उसको हम इस तरीके से दिखाते थे। तो अब PHP के अंदर यहाँ पर जो है वेरिएबल को दिखाना या भी किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एको का फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब येलो की इंडिकेशन ये होती है इसका मतलब है येलो की पहचान ये, फंक्शन हमें पता है क्या होता है, तो बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है जो कि क्या करने के लिए बनाया गया, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो एको क्या है, प्रिंट करने के लिए, और क्या किस चीज़ को। अब मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वेरिएबल, जो मैंने पहला वेरिएबल लिखा तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, अभी इसको छोड़ दो, ये क्या किया, दूसरी वैल्यू, दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पर ये कर दिया, तीसरा वेरिएबल मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया। सही। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक लाइन लिखी हुई है, एम्बेडिंग ऑफ HTML इन PHP डॉट इज अ कॉन्कैटिनेशन। तो पहली चीज़ हमने डिफर कर ली, डिफरेंशिएट देख लिया कि जावास्क्रिप्ट में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते थे, एको यूज़ किया। कॉन्कैटिनेशन के लिए जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते थे, प्लस का साइन यूज़ करते थे। तो अब उसकी जगह रिप्लेसमेंट में जब हम PHP की बात कर रहे हैं तो हमें अगर कुछ कॉन्कैटिनेट करना है, दो वेरिएबल्स को भी करना है या फिर स्ट्रिंग को भी, तो वहाँ पर हम डॉट का साइन लगाएंगे, डॉट को लगाएंगे, और डॉट के बाद कुछ भी तुमने एडिट, मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है तो उसको यहाँ पर तुमने इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या किया, वही वाली चीज़ करिए, ब्रेक। तो हमारे पास ब्रेक जो HTML के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको लाइन चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो अब ये चीज़ तुम्हारे पास हो गई, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई हुई है, यहाँ बस टैग डिफरेंट है। तो बोल्ड का टैग यूज़ हुआ हुआ है और उसी को मल्टीपल स्पेसेस देने के लिए कॉन्कैटिनेट किया हुआ है मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से हो गई, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक वेरिएबल का पता चल गया हमें। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ कि फ़ाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो फाइल हमने कहाँ रखी थी, फाइल हमने रखी थी htdocs के अंदर। रखने की वजह क्या थी, रखने की वजह ये थी कि हमें सर्वर रिक्वायर्ड है। तो सर्वर हमने खोला हुआ, करना क्या है, वही काम करना है जो हम यहाँ करते थे। MySQL से हम क्या करते थे, एडमिन पे क्लिक करते थे, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये पोर्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये पोर्ट ओपन हो रहा है, इसका मतलब सही है। लेकिन ये क्या लिंक बन रहा है, किसका लिंक बन रहा है, ये तुम्हारे इस डैशबोर्ड का, जो कि ऑटोमेटिकली तुम्हें दे रहा है जहाँ पे MySQL यूज़ कर रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, सर्वर। तो ये सर्वर का पार्ट होता है जो कि सर्वर को चला रहा है, सर्वर को रेफर कर रहा है। अब इसके बाद हमने htdocs में से गेट करना है, कौन सा फोल्डर रखा है, PHP इंट्रो इस नाम का फोल्डर रखा है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा लिख के, तो उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगी। तो वो गेट करना शुरू कर देगा htdocs के अंदर से, ताकि अपाचे जो है वो चला रहा है सर्वर को। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पेरेंट डायरेक्टरी शो कर रहा है, तो हमें इससे कोई सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें अपनी फ़ाइल से लेना देना है कि फ़ाइल हमारे पास यहाँ पर कौन सी आ रही है। तो मैंने जो काम किया था अभी फ़िलहाल main.php पे, तो मैं क्लिक करूँगा main.php पे, तो मेरे पास यहाँ पे देखो लिंक बन रहा है पूरा, PHP इंट्रो main.php, जो भी फाइल है वो यहाँ पर आ गई। और मैं इसको ऐसे भी ओपन कर सकता हूँ, भाई किसी को याद है तो वो यहाँ पर आकर डायरेक्टली क्या कर ले कि भाई मेरी main.php की फ़ाइल है, तो मैं ऐसे ओपन कर लूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने जो चीज़ें की थी, जो डेटा हमने रखा था, वेरिएबल्स में हमने डिफ़ाइन किया था, तो वो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं। और नीचे उसको कॉन्कैटिनेट किया था मज़ीद, तो वो भी हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। सही है। तो पहले इतना कर लो, फिर उसके बाद आगे फर्दर मज़ीद देखते हैं क्या चीज़ें हमारे पास। सही है। तो हम बस दो, इसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं। हमारे पास इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट एम्बेडिंग का, एम्बेडिंग हमने यहाँ पर भी देखी है, लेकिन कुछ हमारे पास जो काम आने वाली है आगे, उसको देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा हमने काम करना है उस पर। तो हमने कुछ इस तरीके से काम करना होगा। सही है कि हमारे पास ज़्यादातर टेबल का यूज़ हो रहा होगा आगे,
तो टेबल का यूज़ हो रहा होगा तो उसमें हमने एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे हमने वैल्यूज़ को एम्बेड करना है। अब देखो ये काम सीख लिया हमने कि हम वेरिएबल कैसे बना रहे हैं, उसको इनिशलाइज कैसे करना। अब देखो मैं बार बार पीएचपी का टैग कैसे इस्तेमाल करूँगा, तो वो एम्बेडिंग कहलाएगी कि मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ पीएचपी को और किसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर तुम्हें टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है जो कि एचटीएमएल का डिज़ाइन है, और ऊपर क्या किया हुआ है, टेबल को टैग को अगर अभी बंद कर दो तो यहाँ पर 4 चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं। तो एक तो चीज़ ये याद रखो कि भाई तुम लोगों की गलती ये है कि तुम लोग बना यहाँ कुछ और रहे हो, प्रिंट कुछ और कर रहे हो। भाई जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसी की वैल्यू देखनी है ना, तो वही चीज़ आएगी सेम, सही। तो यहाँ पर हमने ये 4 वैल्यूज़ ली हुई हैं। अब हमारा मकसद क्या है कि हम इसको टेबल के टैग के अंदर कैसे यूटिलाइज करें, कि हम HTML के अंदर कैसे लेकर आएँ इन चीज़ों को और कैसे दिखाएं इसको स्टैटिकली, किस तरीके से हम दिखाएं। तो वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर किस तरीके से होगी कि तुमने यहाँ पर टेबल को किया बनाया, टेबल के अंदर हमें पता है टेबल रॉ होती है, तो टेबल रॉ के अंदर हमने ये 4 चीज़ें हेडिंग के तौर पर रखी। अब हम कर क्या रहे हैं, हमें चाहिए इस हेडिंग के अंडर में ये वाले सारे वेरिएबल, सही। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा। अब हम अपना डेटा देते थे, हमने अपने डेटा को देने के बजाय हमने यहाँ पर कुछ और किया, वरना हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर नेम लिखते हैं, लेकिन अब ये नेम हमें नहीं चाहिए, हमारे पास नेम कहीं और से आना चाहिए। तो वो कहाँ से आ रहा है, अभी फ़िलहाल हमारे इस वेरिएबल्स में से। तो हम एको कर रहे हैं, लेकिन एको कर कहाँ रहे हैं, एको कर रहे हैं हम टीडी के अंदर, ताकि वो जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ मेरे पास मुझे यहाँ पर नज़र आए। तो वो कैसे करना है, पीएचपी का टैग लगाना है। तो ये तो याद रख लो कि जहाँ पर भी पीएचपी डालनी है मैंने ये काम करना है। सबसे पहले टैग लगाया, टैग क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पर आके एको, और जो वेरिएबल ऊपर बनाया है कौन सा था भाई अब्दुल करीम, नेम का वेरिएबल। तो ये जो डिफाइंड वेरिएबल होता है उसका यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ यहाँ पर आ रहा होता है, वरना तुम्हें ये रेफर नहीं करेगा, रिकमेंड नहीं करेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको मैंने यहाँ पर किया और इसको सेव किया। तो अब यही चीज़ काम आएगी तुम्हारे आगे CRUD ऑपरेशन जब होंगे, तो डेटाबेस से जो कनेक्टिविटी होगी तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ इसलिए समझाई जा रही है कि एम्बेडिंग इंपॉर्टेंट है, टेबल के अंदर लेकर आना होगा डेटा, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चीज़ें और भी होंगी। तो यहाँ पर ऐसे हमने चारों टीडी के अंदर चारों को एको करवाया। पहली वाली फाइल में हम ऐसे ही कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर टीडी के अंदर कर दिया। तो अब यहाँ अगर इस फाइल को ओपन करके देखें जो कि एम्बेड PHP के नाम से, तो उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, बैक पे आते हैं और इसमें से यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसको यहाँ देखते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास सिंपल सा जो टेबल डिज़ाइन था वो आ गया, और उसके अंदर जो हमने डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वो हमने ऐसे ही नहीं दिखाए, हमने क्या किया, हमने उसको इन्वॉल्व कर दिया किसके अंदर, HTML के अंदर। तो वो क्या हो गई, वो हो गई तुम्हारी एम्बेडिंग इन HTML। तो PHP को एम्बेड कर रहे हो तुम किसके अंदर, HTML के अंदर, सही है। तो इसको हाँ कुछ भी टोटली बूटस्ट्रैप का लिंक लगाओ, बूटस्ट्रैप का टेबल आ जाएगा। तो वो CSS सब कुछ वैसे ही होना है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है हमारी PHP। तो यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, CSS जावा, ये रहा बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट जैसे हम करते हैं। टेबल पे बॉर्डर लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं ये सब भी हटा दूँ तो वो भी नहीं आएगा, वो जो थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह आ रहा है। तो उससे बेहतर है हम क्या करें, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाएं, स्टाइल कम से कम इस्तेमाल करें, और बूटस्ट्रैपिंग में टेबल की क्लास को यूज़ कर लें। तो उसको भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि टेबल की क्लासेस इस्तेमाल करने। यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 पे आ गए हम, और इसमें से हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है डाउनलोड पे, और यहाँ पे ले लेना है हमें लिंक। तो ये हमारे पास आ गए लिंक, CSS का ले लेते हैं बस, हमें क्या करना है ये वाला फर्स्ट, और इसको हमने लगा दिया यहाँ पर, और इसको फ़िलहाल क्या कर देता हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ।
और टेबल की क्लासेस क्या होती हैं, टेबल की क्लासेस यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो मैंने क्या किया, क्लास, उसके बाद यहाँ पर टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, टेबल स्ट्राइप्ड, ये सब टेबल की क्लासेस हैं। टेबल होवर्ड। तो अब मैंने ये टेबल की क्लासेस कुछ लगा दी और यहाँ पर आकर मैं इसको देख लेता हूँ रिफ़्रेश करके। तो क्या हुआ, मेरे पास टेबल का डिज़ाइन चेंज हो गया। मैंने CSS का लिंक लगाया और यहाँ पर अब इसको और अच्छा करना है तो वो क्या कर सकते हैं हम कि ये जो आपका कोड है उसको क्या कर दें, हम किस में डालेंगे। मैं डिव क्यों बना रहा हूँ माविया, बताओ क्या करने के लिए बना रहा हूँ, पता तो चले कितनी याद है बूटस्ट्रैप। नहीं, स्टाइल तो कर दिया मैंने टेबल को। अब्दुल करीम बताओगे, बॉक्स कौन सा बॉक्स, कंटेनर का बॉक्स। तो यहाँ पर क्लास कंटेनर जिसकी साइड से मार्जिन्स होती हैं कुछ लेफ़्ट और राइट साइड से, तो मैं इसको पूरा इनक्लोज कर रहा हूँ टेबल को एक कंटेनर की क्लास के अंदर। तो हमारे पास क्या हुआ, एग्जैक्टली टेबल आ गया सही। तो साइड से मार्जिन्स आ गई और हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस के साथ पूरा काम होता रहेगा। तो सब चीज़ें वैसे ही होंगी CSS जैसे अप्लाई करते थे। तो मैंने इंटरनल CSS हटा ही दी, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लिया। सही, हाँ, मल्टीपल डाटा होगा वो हमारे पास आएगा कहाँ से। तो मैं बार बार क्या डिस्कशन कर रहा हूँ कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। तो मल्टीपल डेटा जो है वो हमारी टेंशन नहीं है, हम जब कनेक्ट करेंगे इससे, मिसाल के तौर पर ये था, इस डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी और हमारे पास वो डिपेंड करेगा इस टेबल पे। अभी हम स्टैटिकली डाल रहे हैं, मैं बार बार क्या इंडिकेट कर रहा था, मैं एक पॉइंट कोट कर रहा था कि भाई ये स्टैटिक वेरिएबल बनाए हुए मैंने, ऐसा नहीं होगा, कुछ चेंजेस होंगी और उस पर लूप इस्तेमाल होगा। जैसा हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बात करी हुई है कि लूप इस्तेमाल होता है किसके लिए, फॉर मल्टीपल मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो डिपेंड करेंगे टेबल पे कि किससे आया कि कनेक्ट हुआ है, टेबल कौन से टेबल का रिकॉर्ड फैच कर रहा हूँ। तो वो रिकॉर्ड फैच होगा यहाँ पर, वो लाइन इतनी सी होंगी लेकिन वो रिकॉर्ड फैच हो रहा होगा लूप के थ्रू। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर देखा एम्बेडिंग, तो आगे फर्दर और मैं जल्दी से लेकर आ जाऊँगा 2-3 क्लासेस के बाद CRUD पे, तो फिर उसको देख लेंगे। हाँ, बस एडिशनल चीज़ें होंगी, काम ऐसे ही होना है। कुछ तरीका, थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा, हाउ टू कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, किस तरीके से हम लूप लगाते हैं, कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक एरे भी होता है, एरे को कैसे कंसिडर करना। क्या चीज़ कुछ पूछ रहे हैं?